हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियाँ। यदि बच्चा उस तरह नहीं सीख सकता जैसे हम सिखाते हैं तो हमें उस तरह सिखाना चाहिए जैसे वह सीखता है। ये इग्नासियो एस्ट्राडा का एक स्टेटमेंट है, जिसका मतलब है कि अगर जैसा हम सिखा रहे हैं हम हमारे मेथड से जिस तरीके से सिखा रहे हैं, अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हमें उनकी रुचियाँ, उनके सीखने की, वो किस तरीके से सीख रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके इस तरीके से सिखाने की मेथड लानी चाहिए जैसे वो सीखता है। मतलब जिस चीज़ को वो सीखने में उपयोग कर रहा है, उस तरह से हमें हमारी टीचिंग मेथड रखनी चाहिए। इसका मतलब इस है। एक बार निर्देशात्मक उद्देश्यों को निर्दिष्ट कर दिए जाने के बाद अगला कदम उन्हें प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त निर्देशात्मक विधि का चयन करना होता है। कि एक बार हमारा उद्देश्य निर्दिष्ट हो गया है, अब किस इंस्ट्रक्शनल मेथड के द्वारा हमें सिखाना चाहिए उसके बारे में चयन किया जाता है। शिक्षक के पास चुनने के लिए कई विधियाँ होती है। उन कई विधियों में से हमारे पास दो तरीके के टीचिंग मेथड होते हैं। एक शिक्षक केंद्रित विधियाँ, टीचर सेंटर्ड मेथड होती है, और दूसरी जो होती है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है। ये दो चरम दृष्टिकोण माना जा सकता है इन्हें। इनके बीच में हमारे पास एक तीसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है जिसे मिश्रित दृष्टिकोण कहा जाता है, मिक्स्ड अप्रोच कहा जाता है। जिसमें क्या है, जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड में जो होगा, टीचर फोकस करेगा, टीचर ही इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट होगा, एक्टिव नेचर में होगा। टीचर ही बोल रहा है, लर्नर सीख रहा है, सुन रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन लर्नर का नहीं होता है। लर्नर सेंटर में जो है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं इस तरीके से कि वो खुद कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं। उन्हें बस उन्हें जब हेल्प लग रही है तब वो शिक्षक सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होता है? वो लर्नर का होता है। लेकिन मिक्स्ड जो है, जहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, दोनों ही एक्टिव मोड में होते हैं, उनका दोनों को ही यहाँ पे बराबर भागीदारी निभानी होती है, तो वो मिक्स्ड अप्रोच के तहत आती है। चलिए हम पहले टीचर सेंटर्ड मेथड, चलिए अब जो टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी है, जो लार्ज ग्रुप मेथड के नाम से जिसे बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि एक बोलने वाला है, टीचर बोलने वाला है और बहुत सारे लोग बैठे हैं। जैसे लेक्चर के थ्रू, जहाँ पे क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट्स बैठे, तो यहाँ पर लार्ज ग्रुप मेथड है। कहीं सेमिनार हो रहा है जहाँ पर एक लेक्चर दिया जा रहा है और सामने सब सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है। टीम टीचिंग होती है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशंस होते हैं, जहाँ पर लार्ज ग्रुप मेथड यूज होता है, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है। मिक्स्ड में जो आएगा, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में है ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ पे दोनों, ये वाला जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर भी और लर्नर भी। तो ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड होती है, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और ह्यूरिस्टिक मेथड। ये सब जो मेथड है हम इसमें आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। सबसे पहला है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि सबसे पारंपरिक और प्रभावी शिक्षण विधि, और इसे कई शिक्षक पसंद करते हैं। इस विधि में शिक्षक तथ्यों, सिद्धांतों, संबंधों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि शिक्षार्थियों को समझने में मदद मिल सके। तो ये सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है, ट्रेडिशनल विधि, हमेशा यही यूज होता है। इसमें क्या होता है कि सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स और जो रिलेशन है उन्हें आपस में समझाने के लिए बताया जाता है ताकि शिक्षार्थी समझ सके। यहाँ शिक्षक एक सक्रिय प्रतिभागी होते हैं, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव जो पार्टिसिपेंट कौन होता है? टीचर होता है, और जो पैसिव मोड में जो होता है वो स्टूडेंट होता है।
या आमतौर पर व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक से बातचीत नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती है। इस तरह ये एक तरफा संचार होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। शिक्षक अधिक या कम निरंतर कक्षा से बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा या कम क्लास से बात करते हैं। कक्षा सुनती है, लिखती है और तथ्यों और विचारों को याद रखने और बाद में सोचने के लिए नोट करती है। तो यहाँ पे जब शिक्षक बोलता रह रहा है, यहाँ पे लिखने का काम क्या है, बच्चा मतलब जो कक्षा सुनती है, मतलब जो स्टूडेंट्स लर्नर है वो पूरा सुनते हैं, उसे लिखते हैं अपने हिसाब से, फैक्ट्स और विचार को याद रखने के लिए की पॉइंट्स बना रहे हैं, बाद में इन्हें रिकॉल करने के लिए फिर पढ़ते हैं। इसे दो तरफा संचार बनाया जा सकता है यदि शिक्षक छात्रों को किसी बिंदु को स्पष्ट करने के कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं, लेकिन आमतौर पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो लेक्चर में जनरली एक तरफा ही होता है कम्युनिकेशन, लेकिन इसे बनाया जा सकता है दो तरफा। अब इसकी विशेषता क्या है, तो यह औपचारिक और वर्णनात्मक स्वभाव की होती है। यह घटनाओं या तथ्यों की श्रृंखला प्रस्तुत करती है, क्योंकि यहाँ पे वन वे है कम्युनिकेशन, यहाँ पे बस बताया जाता है, तथ्य बताए जाते हैं, घटना बताई जा रही, एक के बाद एक ये बताया जाता है। यह समस्या की पड़ताल करती है। इसके लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड, यह आर्थिक है और एक ही शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है, जो अन्य विधियों का उपयोग करके संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। ये बहुत समय बचाता है और पाठ्यक्रम को सीमित समय में बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। यह तथ्यात्मक जानकारी देने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। व्याख्यान के दौरान रुकावटें और विक्षेपण आमतौर पर टाले जाते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, तो ये छात्र गतिविधियों के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करती है। यहाँ पे क्योंकि टीचर ही बोलता है, तो सामने जो लर्नर है उसको यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए बहुत कम अवसर है। शिक्षक कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि शिक्षक ही सब कुछ करता है यहाँ पे। यहाँ आमतौर पर शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट भी वही बताएंगे टीचर, प्रॉब्लम भी वही बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी वही बताएंगे, तो यहाँ पे लर्नर को कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, यह सीखने की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करती है कि क्या छात्र उपस्थित और समझ रहे हैं जो शिक्षक समझा रहा है। फोर्थ है, छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, बुद्धिमत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। यह व्यक्तिगत सीखने की गति की अनुमति नहीं देती है। चलिए, अभी हमने लेक्चर के बारे में देखा। अब नेक्स्ट है टीम टीचिंग मेथड। तो टीम टीचिंग एक नवीन दृष्टिकोण है जिसमें बड़ी समूहों को पढ़ाने के लिए दो या अधिक शिक्षक छात्रों के एक समूह के लिए सीखने के अनुभव को योजना, निष्पादन और मूल्यांकन में शामिल होता है। लेक्चर में क्या है, एक ही टीचर बोल रहा है, बाकी पूरा समूह बैठा है। यहाँ पर समूह को दो तीन भागों में बांट दिया जाता है और दो या अधिक शिक्षक छात्र, मतलब समूह है यहाँ पर दो या अधिक शिक्षक पढ़ाने वाले हैं। वहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक था लेक्चर में, लेकिन यहाँ बड़े समूहों को पढ़ाने के लिए दो या अधिक शिक्षक हैं और एक समूह के लिए सिखाने के अनुभव की योजना, निष्पादन, मतलब सब अलग, एक बड़ा ग्रुप है और अलग अलग यहाँ पे दो या अधिक टीचर्स पढ़ाने के लिए होते हैं। अब यहाँ अधिक छात्रों द्वारा सर्वश्रेष्ठ संकाय का साझा करना होता है। शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स, कई शिक्षण तकनीक और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग होता है। यहाँ पे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग उन जो जिसमें बेस्ट है वो उसे पढ़ाने में लगे हैं, तो यहाँ पर शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होता है। इसकी लिमिटेशन है, विशेष दक्षताओं वाले शिक्षकों को खोजना एक कठिन कार्य है। इस विधि के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। ये योजना और शेड्यूलिंग के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। चलिए, नेक्स्ट है टीवी या वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से। तो टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति का एक उन्नत संस्करण है और यह कक्षा के अंदर पूरे विश्व को लगभग ला सकती है। वीडियो प्रस्तुति की स्क्रीनिंग के बाद एक चर्चा या कार्य होता है, मतलब पहले उन्हें क्या होता है, टीवी या वीडियो से कुछ चीजें समझा दी जाती है, एक मूवी दिखा दी या कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है, कुछ ऐसा बताया है, एक वीडियो क्लिप समझाया है, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, टास्क दिए जाते हैं उससे रिलेटेड। तो वीडियो प्रस्तुति के इसके एडवांटेज हैं, वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और विशेषज्ञ कक्षा में लाए जाते हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि अब वीडियो यहाँ
पर्सनली उपस्थित नहीं होना पड़ रहा है उन्हें, है ना, टीवी के माध्यम से या तो वहाँ पे वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से ये आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को या जो पर्सनलिटीज़ है इम्पोर्टेंट या एक्सपर्ट्स जो है उन्हें लाया जा सकता है। विशेष रूप से वयस्क शिक्षार्थियों के लिए उपयोगिता, क्योंकि बच्चों को तो जब छोटे बच्चों के लिए ये काम का नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग जो एडल्ट है जो समझ सकते हैं उस चीज़ें, उन्हीं के लिए उपयोगी है। चित्रात्मक व्याख्यान प्रदर्शन को अन्य शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं जैसे स्लाइड्स, मॉडल, नमूने आदि द्वारा पूरक किया जा सकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से सुलभ हो जाता है ये, विशेष रूप से भूगोल, खगोल, मतलब ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, इस टाइप के विषयों के लिए ये उपयोगी होता है। इसकी लिमिटेशन है द्विमार्गी संचार की कम संभावना है, क्योंकि टीवी के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ पे सामने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। टेलीकास्ट अवधि में जटिल शेड्यूल को समायोजित करने की कठिनाई हो सकती है। अब हमारा है मिक्स ग्रुप। अभी हमने जो देखा वो टीचर सेंटर्ड मेथड था, अब हमारा मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड है। तो छोटे समूह जिसमें 3 से 12 प्रशिक्षार्थियों के शिक्षण के लिए निर्देशात्मक विवरण की अधिकांश विधियां प्रशिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को की ओर झुकती है। इसमें कुछ विधियां जैसे समूह चर्चा आती, सेमिनार, परियोजना, कार्य, ट्यूटोरियल, भूमिका निभाना आदि है। चलिए, तो पहला है इसमें ग्रुप डिस्कशन। इसे छोटे और बड़े समूह शिक्षण विधियों के तहत गिना जा सकता है। यहाँ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। यह ग्रीक विद्वानों और नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी विधियों में से एक है। चर्चा शिक्षण की एक लोकतांत्रिक विधि है जिसका उपयोग छात्रों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए, व्याख्यान को पूरक बनाने के लिए, अवलोकन, यात्रा या मामले प्रस्तुति के संबंध में और जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है यहाँ पर क्या होगा कि सब आप एक ग्रुप बना के बैठेंगे, सब अपने अपने विचार विमर्श, जिन्हें जो नॉलेज है उसके बारे में वो अपने अपने व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर अपना नॉलेज एक दूसरे को के साथ जब शेयर होता है, जब डिस्कस होता है उस बारे में, तो यहाँ पे और अच्छे से चीजें समझ में आती है। चर्चा के प्रकार कक्षा चर्चा, औपचारिक चर्चा, संगोष्ठी, पैनल, सेमिनार और सम्मेलन के रूप में हो सकते हैं। पहला है क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा चर्चा। तो यह कक्षा के साथ चर्चा की एक अनौपचारिक विधि है। ये इनफॉर्मल मेथड के अंतर्गत आता है। यदि कक्षा बहुत बड़ी नहीं है तो कभी कभी शिक्षक एक विशेष विषय का चयन कर सकता है जिसमें पूरी कक्षा एक समूह के रूप में भाग ले लेती है। इस स्थिति में शिक्षक एक नेता के रूप में कार्य करता है। वे विषय प्रस्तुत करते हैं और चर्चा का निर्देशन करते हैं। कभी कभी एक छात्र नेता की भूमिका निभा सकता है। नेता आमतौर पर मुख्य बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर नोट करता है या एक छात्र से ऐसा करने के लिए कहता है। वह समूह को समन्वय में सहायता भी करता है। मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप बना के बैठ गए हैं, टीचर ने एक टॉपिक दे दिया है, अब उसमें आपस में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पे लिखा जाता है ताकि बाद में जब समराइज किया जाए तो उन मुख्य बिंदुओं पे फोकस किया जाता है। उस डिस्कशन से जो भी मुख्य बिंदु निकलता है उसे मतलब टीचर वहाँ इसलिए होता है, एक लीडर के रूप में होता है, वो गाइड करता है कि कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ अगर बच्चों में गलत डिस्कशन की तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ पे वापस टीचर ही उन्हें सही दिशा में लेकर आता है। इसी तरह यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन किया जाता है ये क्लासरूम में। और फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में होता है औपचारिक समूह चर्चा में छोटे समूह चर्चा के बाद बड़े समूह चर्चा शामिल होते हैं। यहाँ बड़े फॉर्मल है, बड़े रूप में होता है। यह वांछनीय होते हैं जब छात्रों की संख्या अधिक हो या जब किसी विषय के कई पहलुओं पर चर्चा करना वांछनीय हो। चर्चा शुरू करने के लिए शिक्षक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। वह चर्चा के लिए विषय वस्तु प्रस्तुत करता है, चर्चा के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। वह छात्रों को 3 से 5 छोटे समूह में संगठित होने में मदद करता है। प्रत्येक समूह एक नेता और एक रिकॉर्डर का चयन करता है। प्रत्येक उपसमूह छोटा समूह विषय पर चर्चा करता है। नेता समूह चर्चा को आरंभ, समन्वित और नियंत्रित करता है। रिकॉर्डर चर्चा के बिंदुओं को नोट करता है। शिक्षक एक सुविधा और संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार समूह की सहायता के लिए उपलब्ध रहती है। निर्धारित समय 30 मिनट से अधिक नहीं है। के अंत में सभी समूह बड़े समूह के रूप में पुनः एकत्र होते हैं। प्रत्येक छोटे समूह का नेता या रिकॉर्डर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फिर शिक्षक सामान्य चर्चा का नेतृत्व करता है, बिंदु को स्पष्ट करता है और अंततः समापन करता है।
तो जो फॉर्मल क्लासरूम में एक ग्रुप में बैठे हैं, टीचर लीडर के रूप में काम कर रहा है, मुख्य बिंदुओं को वहीं डिस्कस करके मुख्य बिंदुओं को बोर्ड पे लिख दिया जाता है और इस तरीके से काम होता है। फॉर्मल डिस्कशन में बड़ा ग्रुप है, उन्हें टीचर छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता है, उन्हें टॉपिक दे देते हैं, सब अपने अपना छोटा और आपस में डिस्कस करते हैं। जो मेन लीडर होता है वो पॉइंट को नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, जो भी ये रिपोर्ट बनाता है, और फिर आपस में जब 30 मिनट के बाद जब उनका टाइम खत्म हो जाता है, इकट्ठे होते हैं, सब अपने मुख्य बिंदु को बताते हैं और टीचर यहाँ पे नेतृत्व करता है, बिंदुओं को स्पष्ट करता है, समापन करता है। संगोष्ठी सेमिनार भी समूह चर्चा के रूप में है, लेकिन उन्हें दूसरे इकाई में चर्चा की गई है। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, तो समूह चर्चा निम्नलिखित प्रकार से भी हो सकते हैं। एक प्लान्ड, पार्टली प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड तो योजनाबद्ध निष्कर्षों और उद्देश्यों के बारे में निश्चितता होती है, प्रशिक्षक द्वारा उचित क्रम में चर्चा निर्देशित होती है। जब प्लान्ड अगर ग्रुप डिस्कशन किया जाता है तो वहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, उसी दिशा में हमारी चर्चा जाती है। पार्टली प्लान्ड है आंशिक रूप से योजनाबद्ध, यहाँ पर समापन और प्रारंभिक वक्तव्य ज्ञात होते हैं कि स्टार्ट कैसे करना, अंत कैसे करना, इसके बारे में, लेकिन बीच की चर्चाएं निर्देशित नहीं होती है या बहुत ढीली निर्देशित होती है। अनप्लान्ड के लिए प्रस्तुत विषय बिना किसी प्रारंभिक वक्तव्य के होता है और इसके बाद की चर्चा पूरी तरह से स्वस्फूर्त होती है, बिना किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन के होती है। ये चलिए, इसके एडवांटेज क्या है? यह एक उत्तेजक सोच प्रक्रिया है, यह आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है, यह कई व्यक्तियों के ज्ञान, विचारों, भावनाओं का संग्रह, तथ्यों, विचारों, अवधारणाओं का विश्लेषण और एकीकरण है, तथ्यों का तार्किकरण, और इस प्रकार ये बुद्धिमान सीखने का बढ़ावा देता है। साथ में सीखना, जिम्मेदारी और रुचियों को साझा करना, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में टीम भावना का विकास करना, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है इसलिए टीम भावना विकास होती है, इसमें सब अपने अपने विचार ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के ज्ञान के बारे में जानकारी होती है। प्रतिभाशाली छात्रों की खोज मौखिक और गैर मौखिक संचार के विकास के लिए अच्छा है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें शिक्षकों और छात्रों दोनों का अधिक समय, प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें अनावश्यक तर्क शामिल हो सकते हैं, चर्चा पटरी से उतर सकती है, यह भावनात्मक तनाव और अप्रिय भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। कुछ छात्रों द्वारा सत्र के प्रभुत्व की संभावना होती है, यह सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।